हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा। आप जानते हैं हम टू द पॉइंट एमपीपीएससी मेंस पढ़ रहे हैं। टू द पॉइंट शब्द क्यों मैंने यूज़ किया यहाँ पर? मित्रों, टू द पॉइंट का अर्थ है जो कंटेंट हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, मैं वही आपके सामने लेकर आया हूँ। आज हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये टॉपिक लिया है। आप ये तो जानते ही हैं कि हम कंप्यूटर वाली यूनिट पढ़ रहे हैं, जो थर्ड पेपर की यूनिट 2 है, पार्ट बी। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हमने आज टॉपिक लिया है, कितना गहरा और बड़ा टॉपिक है। वैसे तो इसमें इंजीनियरिंग की जा सकती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है ना। क्या हमें करना है? नहीं करना। यही चीज़ तो समझना है। पीएससी जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना हम पढ़ें, पर उतना ईमानदारी से पढ़ें, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो, क्वेश्चन की डिमांड को हम मेंस में पूरी कर पाएँ, ये हमारा फोकस हो। फिर तो जय जयकार होना है हमारा। ठीक है, आज है हमारा सॉफ्टवेयर। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर के महत्वपूर्ण अंग है। हार्डवेयर आप मानो तो शरीर, सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा, ऐसा कह सकते हैं कंप्यूटर की। ठीक है मित्रों, किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो आवश्यक घटकों की आवश्यकता है। टू कंपोनेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। क्योंकि हमारा चैप्टर आज का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर है, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उतना तो आप बनाना ही बनाना, वीडियो को पॉज करके। इससे कम में नहीं चलने वाला है काम। बाकी आप आंसर राइटिंग के थ्रू और भी चीज़ें कवर करेंगे। हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट डिवाइस हम पढ़ चुके हैं, आउटपुट डिवाइस हम पढ़ चुके हैं, और सीपीयू आते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नियम, क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। इस लाइन का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर वह नियमों का समूह है, प्रोग्रामों का समूह है। कौन सा समूह है? जो क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को संचालित करता है, विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कौन एक्टिव करेगा इनपुट डिवाइस को? सॉफ्टवेयर। आउटपुट डिवाइस को? सॉफ्टवेयर। इनके बीच तालमेल कौन बनाएगा? सॉफ्टवेयर। ये सब प्रोग्राम है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। अब आगे जब आप सॉफ्टवेयर के प्रकारों को समझेंगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखो, तो यहाँ थोड़ा प्रोग्राम की परिभाषा मैंने दी है, कई बार पूछी जाती है। किसी निश्चित कार्य के उद्देश्य से, याद रखना, तैयार किया गया अनुदेशों का समूह। अनुदेश मतलब वही निर्देश, डायरेक्शन। अनुदेश या निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। जो प्रोग्राम बनाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। सॉफ्टवेयर के प्रकार: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, सिस्टम मतलब तंत्र। कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो सबसे ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है, यानी इसके बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं, तो इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी अन्य उपयोग के लिए हम जिन्हें उपयोग में लाते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम तो आपके पास आ गया, पर उसको अनेक प्रकार की सुविधाएं उसमें दी जाती है ना, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे उदाहरणों से आपको आसानी से समझ में आने वाला है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं: प्रोग्राम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में आपको ऐसा मिलेगा सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे वहाँ? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी लिख देंगे वहाँ। मैं आपको बिल्कुल मौलिक और मूलभूत और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के हिसाब से बताना चाहता हूँ, तो यहाँ हमारा थोड़ा नज़रिया अलग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, प्रोग्राम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम आगे पढ़ेंगे।
जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आएगा। अब आ जाइए सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। क्या है भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर चलाने के लिए मूलभूत सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हटाने के बाद कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता। अगर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को हटा दिया तो फिर कंप्यूटर नहीं रहा, है ना। फिर कंप्यूटर क्या कहेगा आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंध व नियंत्रण करता है। क्या करता है? प्रबंध करता है, नियंत्रण करता है। जैसे आप कोई फाइल स्कैन करना हो तो आप क्या करोगे? कमांड दोगे कि नहीं दोगे? तो ये कमांड को, इनको सबको अंतिम रूप से नियंत्रित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और वही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ साथ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर। मित्रों, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसलेटर हैं। इन्हें हम जब कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, वहाँ अच्छे से कवर करने वाले हैं, और हमारे मेंस में ये मेंशन है, तो मैं अच्छे से इसको करवाने वाला हूँ आपको। कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं, आप चिंता मत करिए, ट्रस्ट करके यहाँ बने रहिए। मैं कह रहा हूँ आपकी यूनिट मैं पूरी करवाऊँगा और आप अच्छे उत्तर लिखोगे, डोंट वरी, क्योंकि मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। मैंने कहीं अपने नोट्स में ऐसी कमी नहीं पाई जिससे मैं एक आंसर नहीं कर पाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपका समय ले रहा हूँ, वही क्या नहीं पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए अगर आपको पीएससी मेंस को क्रैक करना है। लिंकर, लोडर, डीबगर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रक्रियाओं से संबंधित हैं, इनके उदाहरण हैं। अब टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकारों को समझाइए। एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इनके प्रकार समझाइए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने क्या बता दिया? परिभाषा 2 लाइन की देना कि मूलभूत सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर को रन करने के लिए जो सबसे आवश्यक है। अगर इनको हटा दिया जाए तो कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देगा। 2 प्रकार बताना, प्रोग्राम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम क्या लिखेंगे? वे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को संचालित करते हैं या प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उदाहरण बता दो, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस सिस्टम, लैंग्वेज सिस्टम। लैंग्वेज सिस्टम में वही कंपाइलर, इंटरप्रीटर हुआ है ना, ट्रांसलेटर इसमें आ जाते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज से मैच नहीं करती। कंप्यूटर तो 0101 ही समझता है। तो उसे समझने के लिए हमें वो समझे कंप्यूटर, इसके लिए ये सब व्यवस्थाएं की गई है। भाषा, है ना, भाषा जब पढ़ेंगे अच्छे से बता देंगे। आप बस आसान तरीके से समझते जाइए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। बस इतनी सी परिभाषा लिख देना आप, तो इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनका काम क्या होता है? कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, ठीक है, उनकी अशुद्धियों को दूर करना। अब स्पीड कैसे? अनुप्रयोग में स्पीड बढ़ना, जैसे हम उपयोग में लाते हैं ना कंप्यूटर। फाइल मैनेजर, एक जगह अगर फाइल मैनेजर रहेगा, आपने देखा होगा फाइल में, तो आप क्या करोगे? उस पर जाके क्लिक कर लोगे, सारा डाटा आपको वहाँ पे फोल्डर में मिल जाएगा अलग अलग, है ना। डाटा एक्सेस करना ईजी हुआ कि नहीं हुआ? डिस्क मैनेजमेंट, आपको जितने भी डिस्क हैं उसमें, है ना, CD, DVD वगैरह, वो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सबको एक जगह व्यवस्थित करके रखेगा। डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ये भी इसी प्रकार की सुविधा देता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, एंटीवायरस क्या करता है? आपके कंप्यूटर में आने वाले अवांछित प्रोग्राम के प्रवेश को रोकता है, और अगर प्रवेश हो जाता है तो उसे नष्ट करता है, ताकि आपका हैंग नहीं हो, कंप्यूटर तीव्रता से चलता रहे। तो ये इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम क्या कह दे देंगे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में नंबर 1 प्रोग्राम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नंबर 2 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कर दोगे? अरे कर दोगे क्या? करना तो पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या तात्पर्य होता है? मित्रों, वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में यूजर की आवश्यकता के अनुसार जोड़े जाते हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में कंप्यूटर का आजकल आप उपयोग देख पाते होंगे, अनेक क्षेत्रों में। तो जहाँ यूज़र को जैसी आवश्यकता है वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो उसमें इंस्टॉल करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। आवश्यकता खत्म होने पर उन्हें हम हटा भी सकते हैं।
कोई सिस्टम है, आज जहाँ उपयोग आ रहा है वहाँ से उसको बदल कर दूसरे कार्यालय में पहुँचा दिया जाए तो वहाँ उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हटा करके नए कार्यालय के उपयोग के अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम डाल लेंगे। और ऐसे सॉफ्टवेयर हटाने पर कंप्यूटर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, मतलब उसके सिस्टम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, ओके भाई साहब आगे बढ़ो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सामान्य तो जैसे कि आप कोई सा भी कंप्यूटर लेकर आओगे तो उसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड वगैरह मिलेगा, डाटाबेस के लिए आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड, ये सब सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको लगभग सभी सिस्टम में मिल जाएंगे। कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं मित्रों जिनको किसी स्पेशल पर्पस से इंस्टॉल किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है। जैसे रेलवे आरक्षण प्रक्रिया है, तो भारतीय रेल विभाग द्वारा ये बनवाया गया एक विशेष सॉफ्टवेयर हुआ कि नहीं हुआ, वो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये जो रेलवे से संबंधित जितने भी कार्यालय हैं, जितने स्टेशन हैं, सब सिस्टम में, सबके कंप्यूटरों में उनको लगा दिया गया है। मौसम विश्लेषण वाले हैं तो हमारा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और उनके जुड़े सभी कार्यालयों में इस प्रकार के सॉफ्टवेयर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। वायु नियंत्रण हेतु निर्मित वायुयान का नियंत्रण करना है तो एयरपोर्ट पर, तो ये कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, विशेषीकृत। प्रकार आप लिख दोगे, जरूर लिख दोगे, इसका रिवीजन बहुत बार करना। और जो कॉन्फिडेंस इस यूनिट को पढ़ने के बाद आपके अंदर आएगा ना, मैं कह रहा हूँ बहुत आप एक अपने आप को अलग स्थिति में पाओगे। और धीरे धीरे मैं आपको सभी यूनिट कवर करवाऊँगा। अब मैंने प्लान बनाया है, ज़्यादा समय हमें मिलने वाला है अब, तो उस ज़्यादा समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मेरा बहुत सारा मेंस का सिलेबस कंप्लीट है, नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो मैं उनको आपके लिए डालूँगा। ठीक है, और हमें सीधा माइंड में ही डाउनलोड करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ लिखेंगे फिर नोट्स बनाएंगे। नोट्स तो साथ में बनाना है, पर कोशिश पहले क्या होनी चाहिए, याद कर लें इसको। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। रिटेल सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, रिटेल शब्द वही शब्द पकड़ो आप, तो उपयोग के पहले जिन्हें खरीदना पड़ता है उन्हें रिटेल सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए MS ऑफिस, टेली, विंडोज़, इन सबको खरीदना पड़ता है कि नहीं खरीदना पड़ता है, आप जानते ही हैं ये बात। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, इसी से जुड़ा हुआ शब्द मिलता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लगभग एक ही बात है ये। वे सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए मुफ्त उपलब्ध रहते हैं, आप इंटरनेट पर संबंधित वेबसाइट पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी इसी प्रकार के होते हैं। इसमें यह होता है बस थोड़ा सा अंतर कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना दोस्तों, ये बड़े ध्यान से सुनना, इसका जो प्रोग्रामिंग होती है इसमें हम आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं, यानी संशोधन के लिए इसकी प्रोग्रामिंग भी अनलॉक होती है, तो इसे हम ओपन सोर्स कहते हैं। यानी हमारे अनुसार कुछ प्रोग्राम में हम चेंज कर सकते हैं और फिर से उसको इंटरनेट पर डाल सकते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग कर सके, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाता है। फर्मवेयर दोस्तों, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का मिश्रण फर्मवेयर कहलाता है। जैसे वर्टिकल कीबोर्ड हो गया, आप इतना याद रखोगे 2 नंबर में काम, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मिश्रण है। जैसे वर्टिकल कीबोर्ड आपने देखा ही होगा। ग्रुप वेयर क्या होता है, ये समान उद्देश्य में लगे व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया गया सॉफ्टवेयर। समान उद्देश्य मतलब एक ही पर्पस जिन लोगों का है उन सब लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तो उसे ग्रुप वेयर कहा जाता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि मौसम विज्ञान से संबंधित है, इसी प्रकार कोई जो किसान से रिलेटेड कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि उनको उनकी जानकारी मिलती है, तो उनको ग्रुप वेयर कहा जाता है। इसे कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ग्रुप सिस्टम सॉफ्टवेयर, ग्रुप जो सपोर्ट सॉफ्टवेयर इस भी कहते हैं इसको, ग्रुप सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे ईमेल हो गया, अब ये समान उद्देश्य के लोगों के लिए है। वॉइस मेल हो गया, चैट हो गया, ये सब चीज़ें बहुत व्यापक अवधारणा है, आप शब्दों को समझ कर लिखते जाएंगे बस। और असल बात जो मैं आपको बताऊं, ये यूनिट आप जब सिलेबस इसका देखोगे ना, इसमें आगे इंटरनेट व ईमेल है, ई गवर्नेंस है, आगे सोशल मीडिया है। मेन प्रश्न ई गवर्नेंस पे ही बनेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसमें है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे बनेगा। आप ये चीज़ तो जानते हो, बहुत जागरूक एस्पिरेंट हो, कहाँ से प्रश्न बनता है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस बेशक सिलेबस में है, लेकिन इन पर प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, अभी जो आधुनिक भाषाएं हैं, C++, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रीटर, असेंबलर, उन पर करना है। इंटरनेट, ईमेल,
है ना, साइबर अपराध वगैरह हो रहे हैं तो अभी इसलिए इंटरनेट ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई गवर्नेंस, आपको पता है डिजिटल इंडिया बना रही है भारत सरकार, विकसित भारत बनना है तो डिजिटल इंडिया ही बनेगा, विकसित भारत, तो उनको अच्छे से पढ़ेंगे ई गवर्नेंस की सारी स्कीम। वहाँ मैं बहुत अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ आपके लिए। यहाँ भी जितना आवश्यक उतना पढ़ा रहा हूँ, इनको पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा कमी महसूस नहीं होगी, ये तो मेरी गारंटी है। बग व डिबग, क्या होता है बग व डिबगिंग? सॉफ्टवेयर में कई में एक बार बोलो, एक और बार बोलो। सॉफ्टवेयर में पाए जाने वाली त्रुटियों को बग्स कहा जाता है। इन त्रुटियों को ढूंढना और सुधारना डिबगिंग कहलाता है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है, मुझे उम्मीद है। इस काम को करना का जो सॉफ्टवेयर है उसे डीबगर कहते हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो आपके कंप्यूटर के अन्य सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, उनमें जो गलतियां त्रुटियां पाई जाती है उसको ढूंढता है, तो उससे क्या कहते हैं? डीबगर। ढूंढने की प्रोसेस डीबगिंग, और जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों को क्या कहते हैं? बग। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं मेरे नहीं, MPPSC के। प्रोग्राम में एरर दो टाइप की होती है, एक तो होती है सिंटेक्स एरर, लॉजिक एरर। एरर मतलब त्रुटि, आप भी त्रुटि करते हैं ना, पढ़ने में बहुत सारी त्रुटियां करते हैं हम लोग, गलतियों के पुतले हैं। दो प्रकार की त्रुटि कंप्यूटर में, प्रोग्राम में होती है। प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा का अपना व्याकरण होता है जिसे सिंटेक्स रूल कहा जाता है। होता है कि नहीं होता है प्रोग्रामिंग भाषा का जो व्याकरण होता है, तो जो सिंटेक्स रूल होते हैं इसमें की गई गलतियां सिंटेक्स एरर कहलाती है। मतलब आप प्रोग्राम लिखने में अगर व्याकरण से संबंधित गलतियां करते हो, स्पेल फाल्ट करते हो, उचित चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हो, तो इस प्रकार की गलतियां क्या कहलाएगी? सिंटेक्स एरर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इनमें हो जाती है, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रीटर, है ना, इत्यादि, इनमें की गई गलतियां सिंटेक्स एरर को नापती है इनमें। ठीक है मित्रों, यहाँ सिंटेक्स एरर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका प्रोग्राम बनाया आपने कोई भी, तो इस प्रोग्राम में आप क्या करोगे? सबसे पहले एक निर्देश लिखा, जैसे कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें ये लिखा कि जैसे कंप्यूटर ऑन किया जाएगा सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम शो करेगा, फिर वेलकम दिखाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद वो पासवर्ड मांगेगा और फिर आपका डेस्कटॉप प्रदर्शित होगा। तो ये प्रोग्रामिंग आपने की तो इसमें कोई गलती नहीं की, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर वेलकम, फिर पासवर्ड, फिर ये, इसमें तो कोई गलती नहीं है। पर इस प्रोग्राम को बनाने में आपने जो स्पेल फाल्ट कर दिया, व्याकरण संबंधित जो आपने गलतियां कर दी, वो सिंटेक्स एरर कहलाएगी। ठीक है, सिंटेक्स रूल में जो गलतियां करती है, और इनको कौन पकड़ता है? कंपाइलर व इंटरप्रीटर। उसे ठीक करने के लिए प्रोग्राम क्रियान्वित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई सिंटेक्स एरर। दूसरी एरर कौन सी होती है हमारी? लॉजिक एरर। लॉजिक एरर प्रोग्राम क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी संभावना पर विचार ना करना, आपने लॉजिक ही नहीं लगाया, उसको लॉजिक एरर। जैसे सबसे पहले आपने, जैसे हमें उसी पुराने उदाहरणों को लेते हैं, जैसे कंप्यूटर आपने चालू किया, सबसे पहले वो क्या कर रहा है? पासवर्ड मांग रहा है, और वेलकम बाद में कर रहा है। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होगी लॉजिक ही नहीं लगाया आपने, पासवर्ड ही डालना भूल गए, पासवर्ड ही नहीं मांग रहा है, तो ये लॉजिक तो लगाना चाहिए था ना। तो ये चीज़ें हैं, सभी संभावनाओं पर विचार करना पड़ता है। तो ये है, हम लॉजिकल इंसान हैं और हम जैसा प्रोग्राम बनाएंगे कंप्यूटर भी उतना ही लॉजिक होगा। तो ये एरर नहीं करना है, ये एरर लॉजिकल एरर कहलाती है। इस एरर में किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं होता, इसलिए इसकी पहचान भी नहीं कर सकते हैं कि क्या एरर रह गई है। कुछ नहीं, लॉजिक नहीं लगाया, बस ये एरर है और कुछ एरर नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण टर्म पर। बूटिंग आपको समझा देता हूँ मैं क्या होती है। मित्रों, जैसे हम कोई से कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आपने ऑन किया तो बायोस क्या करता है? बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करता है ना, इसको मेमोरी में डालता है और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए फिल करता है ना।
मतलब इसको उपयोगी बना देता है सॉफ्टवेयर को। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाता है। कंप्यूटर को हम एक बार ऑन करके अगर ऑफ कर दें तो ये 2 बार की बूटिंग कहलाती है। एक बार ऑन होते समय वो बूट करता है, एक बार ऑफ होते समय बूट करता है। अब ऑन होते समय क्या होता है, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रोम से रैम में आ जाता है, यानी रीड ओनली मेमोरी से रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाता है, और फिर सब काम आपका रैम पर चलता है। समझ गए। पर जैसे आप सिस्टम को ऑफ करते हो वापस ये रैम से कहाँ चला जाता है, रोम में। सिस्टम आप चालू करते हो तो जो बेसिक आपका सिस्टम है वो कहीं में रहता है, रोम में। अब जैसे सिस्टम चालू हुआ वो रैम में चला जाता है, फिर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कहीं पे चलते हैं, रैम पर चलते हैं। ये चीज़ तो बहुत सरल है, आसान है, आपने कंप्यूटर में देखा ही होगा। लगभग अधिकांश लोगों का संबंध रहा है कंप्यूटर से, इसलिए इस यूनिट को इतना कठिन माना भी नहीं जाता। आप बस रिवीजन के लिए इतना नोट्स बना लें तो काफ़ी है। अब बूटिंग 2 मेथड से होती है। कैसे होती है, एक तो BIOS से बूटिंग होती है, एक पोस्ट बूटिंग होती है। देखो ये बेसिक चीज़ हो गई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम द्वारा। जैसे सिस्टम चालू हुआ तो वो हार्डवेयर को टेस्ट करता है, ठीक है, चालू होने पर कि क्या सभी व्यवस्थित है, ठीक है, वो हो गया। फिर पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में कंप्यूटर क्या करता है, मेमोरी को चेक करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को टेस्ट करता है कि क्या सारे इनपुट डिवाइस आपस में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये कहलाती है पोस्ट बूटिंग मेथड, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म है वो BIOS का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब बूटिंग 2 प्रकार की होती है दोस्तों, अगर आ जाए बूटिंग तो बताओगे। कोल्ड बूट, वार्म बूट। कोल्ड यानी ठंडा, वार्म यानी गर्म। कोल्ड शट डाउन, आपने सिस्टम को बंद कर दिया, अब सिस्टम ठंडा पड़ गया कि नहीं। जब 1 घंटे बाद इसको आप चालू करोगे तब ये चालू होगा, खुद नहीं होगा। तो आप अगर शट डाउन करते हो फिर अगर रीस्टार्ट करते हो, यानी फिर से इसको शट डाउन या रीस्टार्ट किया गया, आप ये लिख सकते हो शट डाउन करके पावर ऑन करते हो कंप्यूटर को, ये कोल्ड बूटिंग कहलाती है। वार्म बूटिंग आप डायरेक्ट कंप्यूटर चालू है, आप रीस्टार्ट की कमांड अगर दे देते हो तो क्या होगा, कंप्यूटर पहले शट डाउन होगा फिर ऑटोमेटिक खुद अपने से ही चालू हो जाएगा, इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ये बूटिंग के प्रकार थे। मुझे उम्मीद है कि आज का सॉफ्टवेयर वाला बिंदु आपका क्लियर होगा। एक बार हम समराइज़ करते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले देखा सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होती है, प्रोग्राम देखा, सॉफ्टवेयर के प्रकार देखे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने समझा, इसके उदाहरण देखे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2 प्रकार इसके देखे, प्रोग्राम मैनेजमेंट और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर नज़र डाली, जो उपयोग के लिए होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य व विशेषीकृत होते हैं। कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करी 2 मार्कर के लिहाज से, कि रिटेल सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर के बारे में जाना, ग्रुप वेयर को थोड़ा देखा हमने, बगिंग व डीबगिंग वाली चीज़ देखी कि बग क्या है, त्रुटि, और उसको दूर करना डीबगिंग। एरर कैसी होती है प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर लेखन में, सिंटेक्स और लॉजिकल एरर, दोनों को हमने देखा है। बूटिंग को फिर हमने समझा है, कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूटिंग होती है, ऑफ करते हैं तो बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग हम दोनों को देखा, और BIOS, बायोस व पोस्ट को समझा। ये 2 नंबर के प्रश्न है, BIOS पोस्ट, है ना, तो इनको लिख देना। तो ये था रिकेप हमारा कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला लेक्चर लेके उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।